नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति बाला है। आपका मेरे YouTube चैनल लेखनी साहित्य में स्वागत है। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रथम संस्करण का वक्तव्य। आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकरण 1 यानी आदिकाल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्ल जी ने प्रकरण 1 का नाम आदिकाल रखा है और आदिकाल का सामान्य परिचय देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं यही हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। प्रकरण 1 जिसका नामकरण आदिकाल भी किया है। तो प्रकरण 1 का सामान्य परिचय देते हुए शुक्ल जी कहते हैं, जिस प्रकार प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य का समझा जाता है। तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में ही पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ शुक्ल जी ने कहा है कि आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराजा भोज से लेकर हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, और कुछ जनश्रुतियों की या फिर हम कुछ कहावतें या ये सारी चीजें सुने, मुहावरे वगैरह, तो इस काल का आरंभ और पीछे ले जाता है। और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा के सदादस पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहा में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। तो जनश्रुति में एक दोहा है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा पुष्य नामक किसी बंदीजन को दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो शिव सिंह सरोज में इसका कोई प्रमाण उपलब्ध तो नहीं है, फिर भी जन श्रुतियों के आधार पर शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयां का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। तो शुक्ल जी ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि किन किन बातों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है।
कहा गया है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय की रचनाएं मिलती है यह उस समय की कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी से हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हुए हैं। कितने वर्ष पुराने? 100 वर्ष पुराने। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे कई 100 वर्ष पीछे के कवि परंपरा में रखती चली आती है। अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं, जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा के कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। जो पुराने नमूने हमें मिलते हैं अभ्रंश के, वो पहले आदिकाल के कुछ पीछे पोथियों में भी मिलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में और तो पुरानी परंपरा से कई कवि संभवत सारंगधर, हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो ये जो आप देख रहे हैं पंक्तियां, ये सारंगधर कृत हम्मीर रासों से है, ठीक है, और ये वीरतापूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चली यह वीर हम्मीर, पा भर नैणी कंपई, दिग्मन अंधार, धूली सुर अच्छा ही। तो ये आप हम्मीर से इसे समझ सकते हैं कि सारंगधर कृत हम्मीर रासों से होगी, ठीक है। दूसरी ओर खुसरो मियां दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे। आप ये भी देख लीजिए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। तो ये बहुत इंपोर्टेंट कोटेशन है। बाल चंद विज्जावई भाषा, दोहू नहीं लगन दुज्जन हासा। तो ये किसकी है? विद्यापति की, ये भी याद रखेगा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी में इस बोली में सुना रहे थे। अग्नि जो लागी नीर के कंधो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। तो आप देख सकते हैं कि एक फटकार लगाने वाली हमें सुनाई दे रही है, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि बिल्कुल ये कबीरदास की ही होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सारांश यह है कि अभ्रंश तो शुक्ला जी ये सारी चीजें देने के बाद और सामान्य परिचय देते हुए इसलिए दिया है ताकि उसका अभ्रंश का हमें पता चल सके कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो सारांश यह है कि अभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया, पुरानी अभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। तो विद्यापति ने कितनी भाषाओं का व्यवहार किया है, ये बहुत जरूरी है, इसे आप एकदम ध्यान से देखिएगा। विद्यापति ने 2 भाषाओं का व्यवहार किया है, एक तो पुरानी अभ्रंश, ठीक है, एक पुरानी अभ्रंश और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है।
देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपो अवट्टा। तो उन्होंने अपनी देश भाषा को क्या कहा है? शक्कर सी मीठी बताया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा बिल्कुल। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपने अभ्रंश भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। ठीक है, अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण के पहले हम अभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो ये प्रकरण 1 था। प्रकरण 1 आदिकाल और उसका सामान्य परिचय था, जो यहाँ पर खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में प्रकरण 2 यानी अभ्रंश काल से शुरुआत करेंगे।